हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, तबीयत वगैरह सबका सही है एकदम? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तबीयत जानना चाहिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो कि जिनकी तबीयत इस समय ख़राब चल रही है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जब मैं बीमार था तो आप लोगों ने प्रार्थना किया और आप लोगों की दुआओं की वजह से आपका बड़ा भाई सही हुआ। ठीक है, तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप लोग सही हो जाइए। कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी तबीयत इस समय बहुत ख़राब है। प्लीज़ आप सभी लोग बाहर मत जाइए, कोविड के नियम्स का पालन कीजिए। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, समझ लीजिए। बिना कुछ किए आप ज़िंदगी में चले जाओगे, कुछ भी नहीं अचीव करोगे, कुछ नहीं प्राप्त करोगे और कुछ भी नहीं देखोगे। बिना देखे ही आप लोग ज़िंदगी में चले जाओगे। पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है। इसलिए प्लीज़, क्योंकि ये वेरिएंट जो है बच्चों को भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ ज़्यादा। तो इसलिए सभी लोग थोड़ा बचा के रहिए और स्टडी को जारी रखिए। और वैसे तो कोविड के केसेस अब कम हो रहे हैं। मुझे लग रहा है जल्दी आपके एग्ज़ाम पर डिसीजन भी हो जाएंगे 1-2 दिनों में कि कब एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। वैसे तो नहीं होने का चांस ही नहीं है, एग्ज़ाम होंगे। अब कब होंगे यही डिसाइड करना है गवर्नमेंट को। हो सकता है आपको जून लास्ट में हो जाए या जुलाई फर्स्ट वीक में हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, XYZ ना। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी के लिए एक आवश्यक सूचना, 21 मई 2021, ज़्यादा दिन नहीं बचा है। सभी लोग क्लास में आना मत भूलना। उस दिन सुबह 11 बजे लाइव सभी लोग आना। उस दिन आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, बहुत ही बड़ा सरप्राइज हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ आप भी आना, अपने दोस्तों को भी लेकर आना। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जितना भी आप सभी का, सबको कॉल करके बता देना। जितने भी दोस्त हैं सबको बता देना उस दिन के सरप्राइज के बारे में। बहुत ही बड़ी सरप्राइज है 21 मई 2021 को सुबह 11 बजे। सब लोग लाइव आना मत भूलना, ठीक है। तो गाइस चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस क्लास में मेरा उद्देश्य था कि आपको विवर्तन से संबंधित जो एक डेरिवेशन है, हाँ, यंग का जो डेरिवेशन है, यंग का जो स्लिट प्रयोग वाला डेरिवेशन है उसको कराने का। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग भूल गए होंगे। क्या भूल गए होंगे? विवर्तन के बारे में ही। इसलिए मैंने सोचा कि आज की क्लास में पहले विवर्तन बता देते हैं, उसके बाद मैं उस डेरिवेशन को कराऊंगा। वैसे आपका होमवर्क वही डेरिवेशन होने वाला है। खुद तैयार करना, खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मुझे बता देना क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और कल का जो हाइजेंस का सिद्धांत था, काफ़ी लोग मुझे भेजे थे, करीब 400 से 500 स्टूडेंट मुझे उसे सेंड किए थे। उसमें टेलीग्राम पर काफ़ी लोग ग्रुप में भी भेजे थे। तो सभी लोग जैसे मेहनत कर रहे हो डेली के डेली इसी तरह से करते रहिए। आपको पता नहीं चलेगा, आपकी चीज़ें तैयार होती रहेंगी। अगर जुड़कर पढ़ाई कर रहे हो, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो तैयार हो रहे हैं डेली। अगर जहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे आप, यहाँ तो कुछ तो तैयार हो रहे हैं। तैयार करते रहिए। जैसे ही डेट्स आएंगी और मैं मैराथन क्लासेज वगैरह लगेंगी, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें आपके लिए मैं इस बार सोच कर रखा हूँ। सब कुछ संभव होगा, ठीक है। सब कुछ संभव होगा इस बार आपके लिए, ठीक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर। तो आज सबसे पहले हम लोग व्यतिकरण के बारे में जानेंगे, फिर व्यतिकरण के प्रकार के बारे में जानेंगे। आज की इस लेक्चर को बस इसी से डी एंड करेंगे। कल के लेक्चर में अगर आप लोग कहोगे तब, अगर आप लोगों में से अधिकांश लोग सबको अगर आ जाएगा अपने से जो व्यतिकरण में जो यंग का प्रयोग वाला जो डेरिवेशन है, तो मुझे कराने की क्या ज़रूरत। मैं किसी और दूसरे क्वेश्चन को देखूंगा। अगर नहीं आएगा तो मैं कल के लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। चलिए हेडिंग कीजिए सभी लोग, व्यतिकरण। व्यतिकरण, बोलिए क्या होता है व्यतिकरण मेरे भाई? व्यतिकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं व्यतिकरण? सोचिए, भूल गया सबको? डिफिनेशन भूल गया ना? देखिए व्यतिकरण क्या होता है, जब दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंगे, कितने? दो समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति के प्रकाश दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंगे, दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंगे जिनका आयाम समान हो, आवृत्ति भी समान हो और आयाम भी समान हो। क्या? आयाम भी समान आयाम हो। यानी कि दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंगे हों जिनकी आवृत्ति भी समान हो और आयाम भी समान हो। दोनों चीज समान हो, आवृत्ति भी और आयाम भी। जिनका आवृत्ति समान हो, आयाम समान हो, यानी दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति और आयाम समान हो और किसी माध्यम में एक साथ संचरित हो रहे हैं। माध्यम में क्या हो रही हैं? माध्यम में क्या हो रही हैं? माध्यम में एक साथ संचरित हो रही हूं।
हो रही हो। ठीक है, देखिए समान आवृत्ति के तथा समान आयाम के दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचरित हो रही हैं तो क्या होगा, वहां पे अध्यारोपण होगा। क्या होगा वहां पे, अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण का मतलब जैसे एक प्रकाश तरंग y1 जा रही है, दूसरा y2 जा रही है, तो दोनों जुड़ जाएगा और y3 बनाएगा। मतलब अगर दो लोग जा रहे हो, जैसे क्या होता है, मान लीजिए बाइक से आप कहीं जा रहे हो, आपके बगल वाला भी जाता है, तो आप लोग क्या करते हो, चलो साथ में ही चले जाते हैं, तेल बच जाएगा, क्योंकि इसमें तेल महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है। तो सिमिलरली यहाँ पे होता है, अगर दो समान आवृत्ति के समान आयाम के, क्योंकि दोनों लोगों को एक ही जगह जाना हो, तब एक ही स्थान पे दोनों लोगों को जाना हो और दोनों लोगों को एक ही साथ जाना हो, तो चले जाओगे आप। समान आवृत्ति के तथा समान आयाम के माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो दोनों की आवृत्तियों का क्या होता है, दोनों का जो होता है, दोनों का तीव्रताओं का योग हो जाता है। लेकिन जब योग होता है तो परिणामी जो तीव्रता निकलती है, उस परिणामी तीव्रता में दोनों की योग के बराबर नहीं होता है। कहीं पर परिणामी तीव्रता का मान अधिक हो जाता है, कहीं पर परिणामी तीव्रता का मान कम हो जाता है। कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जहां पे परिणामी तीव्रता का मान अधिक हो जाता है, कुछ बिंदु पर कम हो जाता है। तो जहां पर अधिक होता है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जहां पे कम होता है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यह व्यतिकरण का डिफिनीशन है। ठीक है, आइए लिखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा ना, उसके बाद अच्छे से हम लोग फिगर के जरिए समझेंगे ना। वैसे आप लोग पढ़े हो इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली नहीं जाना चाह रहा हूं। क्या होता है व्यतिकरण, देखिए जब दो समान आवृत्ति तथा समान आयाम के दो प्रकाश किरण, दो समान आवृत्ति तथा दो समान आयाम के दो प्रकाश किरण, ठीक है, समान आवृत्ति तथा समान आयाम के दो प्रकाश किरण एक साथ और एक दिशा में संचरित होती हैं, तब एक साथ तथा एक दिशा में संचरित होती हैं, तब क्या होता है। देखिए जब समान आवृत्ति के तथा समान आयाम के दो प्रकाश किरण, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं तो क्या होता है, उन प्रकाश किरणों की तीव्रताओं का योग हो जाता है। उन प्रकाश किरणों की तीव्रताओं का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। उन प्रकाश किरण की तीव्रताओं का योग हो जाता है उन प्रकाश किरण की तीव्रताओं का योग हो जाता है। योग के पश्चात या अध्यारोपण के पश्चात, योग का मतलब अध्यारोपण होता है, योग के पश्चात सभी बिंदुओं पर तीव्रता एक समान नहीं होती है। सभी बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता एक समान नहीं होती है। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं। डिफिनेशन समझिए, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण, ठीक है, जब दो समान आवृत्ति के तथा समान आयाम के, दो समान आवृत्ति तथा समान आयाम के समान दिशा में, मैंने गाड़ी वाली बात कही ना, अगर आप लोग, सीधी सी बात है, बहुत सी स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि उनका अगर कहीं सेंटर पड़ेगा एग्जाम का, उनके बगल में कोई
XYZ कोई पर्सन है, उसका भी सेंटर उसी जगह है, तो क्या करेंगे, दोनों अलग अलग गाड़ी से नहीं जाएंगे, अलग अलग बाइक से नहीं जाएंगे, दोनों लोग क्या करेंगे, एक ही बाइक से चले जाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों समान आवृत्ति तथा समान आयाम के दो या दो से अधिक प्रकाश किरण अगर समान दिशा में संचरित हों तो उनकी तीव्रताओं का योग हो जाता है। योग के पश्चात कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता का मान अधिक होता है, कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता का मान कम होता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। ये मुझे समझाना था आपको। ठीक है, अब जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो पहले व्यतिकरण का ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नोट। ठीक है, जिन बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो उसे क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता, जिन बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कम हो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है उसे समपोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कम हो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जहां पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। देखिए, मुझे वो डेरिवेशन कराना था यंग का जो द्विसलिट वाला था, लेकिन आप लोग व्यतिकरण भी भूल गए होंगे, मुझे मालूम था, इसलिए मुझे व्यतिकरण पढ़ाना पड़ा। ठीक है, आप लोग उस डेरिवेशन को करना अपने से, अगर हो जाएगा तो समझना ये चैप्टर तैयार है, इस चैप्टर का पूरा थियरी तैयार है। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जैसे कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, या फिर व्यतिकरण का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए, व्यतिकरण का उदाहरण दीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो सभी लोग देखता हूं कितने लोग कर लेते हैं। व्यतिकरण का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, तेल का अगर परत का रंगीन दिखाई देना, यह व्यतिकरण से दिखाई देता है, तेल के परत का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण से दिखाई देता है, प्रायोगिक उदाहरण है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं या तो व्यतिकरण के डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, या समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पूछ लिया जाता है, वो भी मैं आज ही के लेक्चर में कराऊंगा, या फिर कभी कभी व्यतिकरण का आवश्यक शर्तें पूछ लिया जाता है। तो ये व्यतिकरण का पूरा डेफिनेशन हुआ। अब व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इसे और पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क्या है व्यतिकरण, किसे कहते हैं, जब दो समान आवृत्ति तथा समान आयाम के दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक ही दिशा में संचरित हो, तो दोनों के आयामों का योग हो जाता है, दोनों की तीव्रताओं का योग हो जाता है। योग के पश्चात सभी बिंदुओं पर तीव्रता समान नहीं होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होती है तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता कम होती है। जिन भी बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होती है उसे कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, जिन बिंदुओं पर तीव्रता कम होती है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। ये समपोषी व्यतिकरण, ये विनाशी व्यतिकरण। बोलिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग हेडिंग करिएगा व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, ये हो गया, डिफिनेशन समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। बोलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पढ़ेंगे। ठीक है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। हेडिंग करिए व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। देखिए, क्या है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें? देखिए, सबसे पहला शर्त क्या है, दोनों आवृत्तियों का या जितनी भी आवृत्ति है, जितनी भी प्रकाश किरण, उन सभी आवृत्तियों का प्रकाश किरण समान होना चाहिए। देखिए, जहाँ पर भी व्यतिकरण पूछता है, अगर अकेले व्यतिकरण पूछता है तो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है, लेकिन अगर 3 से 5 नंबर में पूछेगा, 3 से 4 नंबर में, तो व्यतिकरण के साथ में व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें भी पूछेगा। तो इसलिए सभी लोग शर्तें भी पढ़ना मत भूलिए। ठीक है,
सेकेंड फिजिक्स है ना, इस लॉकडाउन में सेकेंड फिजिक्स आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा। एग्जाम जब तक होगा तब तक मैं ऐसा हलवा बना दूंगा सेकेंड फिजिक्स को ना, चीज़ें आपको सब चीज़ें आने लगेंगी। बस आप जिसे जो होमवर्क देता हूँ आप उसे तैयार कर लिया कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ भी पढ़ा दूंगा, कुछ मैंने उसी दिन बताया था रविवार को मैंने, कि मेरे और आपके दोनों लोगों की मेहनत से सफल होगा। अगर मैं कर रहा हूँ आप नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ तो आप भी करोगे तभी संभव है। ठीक है, तो चलिए व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला शर्त क्या है, सबसे पहला शर्त, दोनों तरंगों का आवृत्ति समान होना चाहिए। आवृत्ति समान होना चाहिए। आवृत्ति, ये गलती लिखा गया ना, आवृत्ति, दोनों तरंगों का आवृत्ति कैसे लिखा जाएगा, हाँ आवृत्ति समान होना चाहिए। अगर व्यतिकरण तभी होगा जब दोनों तरंगों का आवृत्ति समान होगा। मैं बता रहा हूँ, BHU BSc का एक एग्जाम था, मैं देख रहा था, ठीक है, एक स्टूडेंट मुझे पेपर भेजा था ना पिछली साल का, तो BHU BSc की एग्जाम में पूछा था व्यतिकरण के लिए आवश्यक है, नीचे लिखा था आवृत्ति समान हो, तरंग दैर्घ्य समान हो, आयाम समान हो। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से सब नहीं, इसमें से सभी था। तो क्या किया, एक स्टूडेंट था उसने आवृत्ति टिक करके आ गया। क्यों, वो पढ़ा लिखा स्टूडेंट था, उसको मालूम था आवृत्ति तरंग दैर्घ्य आयाम सभी समान हो। उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पहला ही ऑप्शन देखा आवृत्ति, उन्होंने टिक कर दिया। तो आप याद रखना, किसी भी व्यतिकरण में व्यतिकरण तभी होगा, उसके लिए आवश्यक शर्त है उसका आवृत्ति समान हो, दोनों तरंगों का आयाम समान हो और तरंग दैर्घ्य समान हो, तीनों चीज समान हो। लिख सकते हैं, दोनों तरंगों का आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य तथा आयाम समान होना चाहिए। दोनों तरंगों का आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य तथा आयाम समान होना चाहिए। अब मैं इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, बताइए। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे तो छोटे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा यह है कि जो अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत का बहुत ही संकीर्ण होना आवश्यक है। संकीर्ण और छोटा होना आवश्यक है। जब आप लोग यंग का जो द्विशीट प्रयोग पढ़ोगे उसमें प्रकाश तरंग को बहुत छोटा रखा जाता है। तो अच्छे व्यतिकरण के लिए लिख सकते हैं, दूसरा, अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों का संकीर्ण होना आवश्यक है। संकीर्ण होना आवश्यक है, यानी अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों का संकीर्ण होना आवश्यक है, मतलब छोटा होना आवश्यक है। ठीक है, तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या होता है, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। आप लोग जब पढ़ोगे ना यंग का द्विशील प्रयोग, जो पढ़े होंगे उनको याद है, वहां पर यह बताया जाता है कि दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोतों से की बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। यह आपका तीसरा कंडीशन हो गया। 3 कंडीशन हमारे हिसाब से बहुत है आप सभी के लिए ना, 3 कंडीशन सही है। एक सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन मैं बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन जो कि मैं भूल रहा था लिखवाने। देखिए, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। कला संबंध का मतलब क्या है, कालांतर नियत होना चाहिए। इसका मतलब कालांतर नियत होना चाहिए।
तो कौन कौन से पॉइंट बने? 4 पॉइंट आपके लिए मैं दिखाया हूं। पहला पॉइंट क्या है? दोनों प्रकाश तरंगों की आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य तीनों समान होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रकाश तरंग बहुत संकीर्ण होना चाहिए, जो छोटा होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया दोनों प्रकाश तरंग क्या होना चाहिए? उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। दोनों प्रकाश तरंगों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है। लास्ट मैंने आपको बताया जो कि महत्वपूर्ण है, ये आईएमपी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में, कि दोनों प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए? कला संबंध होना चाहिए, मतलब उनके बीच कालांतर नहीं होना चाहिए, कालांतर नियत होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब कालांतर का मतलब क्या है? जैसे दो प्रकाश है जिनको अध्यारोपण करा के आपको व्यतिकरण करवाना है। एक आप बार दिए, एक को जला दिए, प्रकाश स्रोत जलने लगा, लेकिन दूसरा आप नहीं जलाए, आधे घंटे बाद जलाए, तो कालांतर अगर ज्यादा होगा तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो कालांतर अगर सेम होगा या नियत होगा तो आपका ये क्रिया होने लगती है। ठीक है। बोलिए, सभी चीजें समझ में आ रही है स्मूथली आप सभी को? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, अब चलते हैं हम लोग संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होते हैं, उनकी आवश्यक शर्तें मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि वे भी जरूरत पड़ती हैं और वे भी पूछी जाती हैं। कम से कम एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तैयार हो जाए आज के इस लेक्चर से। कल मैं सोच रहा हूँ कुछ, कल क्या पढ़ाऊँ बताओ? कल मेरे साथ तो आप पता नहीं क्वेश्चन को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। होमवर्क क्या आप लोगों का? यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है, जो आपके एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट भी है, उसी को आपको करना है। यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग, जिसमें आप लोग ये सूत्र निकालते हो, W = d लैम्डा अपान स्मॉल डी, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, यही वाला सूत्र वाला आपको लगाना है। W = d लैम्डा अपान डी, इसी सूत्र वाले को करना है ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को कल। W = d लैम्डा अपान डी। ठीक है। यही आपको प्रूव करना है अपने से। हाँ, या फिर व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र याद कीजिए। यह आपका होमवर्क है, नोट करिए। लेकिन क्लास अभी बंद नहीं हो रही है, अभी क्लास चलेगी। हम लोग पढ़ेंगे संपोषी विनाशी व्यतिकरण। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? संपोषी विनाशी व्यतिकरण। भाग गए कुछ लोग। हाँ, संपोषी विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहला बात, जो संपोषी व्यतिकरण क्या है इसके बारे में समझिए। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण, देखिए, व्यतिकरण की घटना जिसमें क्या होती है, तरंगे समान कला में होती हैं, यानी जहाँ पर तरंगों की तीव्रता अधिक होती है उसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, पहले हेडिंग कर लेते हैं, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण, देखिए, अगर दो तरंगे चल रही, दोनों तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात जिन भी बिंदुओं पर तरंगों की तीव्रता अधिकतम होती है उसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। जिन भी बिंदुओं पर तरंगों की तीव्रता अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। तरंगों की तीव्रता अधिकतम होती है उसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। दो तरंगे चल रही हैं, अगर बिंदुओं पर तरंगों की तीव्रता अधिकतम है तो उसे कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो लिखते हैं डिफिनीशन। देखिए, इस घटना में, व्यतिकरण की जिस घटना में जिन बिंदुओं पे तरंगे समान कला में मिलती हैं, अर्थात उन तरंगों पर तरंगों की प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, ऐसे को क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलती हैं, अभी मैं फिगर के साथ बताऊंगा, कला में मिलती हूं जिन अर्थात वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो, क्या कहलाती है? संपोषी व्यतिकरण
कहलाती है। बात समझ आई? व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर प्रकाश समान कला में मिलती हो, यानी उस बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो, तो उसे कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। उन बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। अगर आपको बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, यह आपका व्यतिकरण हो रहा है, ठीक है। यह आपका एक प्रकाश किरण जा रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। दूसरा ऐसे ऐसे जा रही है। एक मिनट फिर से मैं बना रहा हूँ। देखिए, एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। दूसरा भी इसी के ऊपर ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। ये तो ऐसे जा रही है, हाँ, ठीक है, इसी तरह से ना। ये आपका प्रकाश किरण इस तरह से है, डॉटेड डॉटेड वाला। ठीक है, ये डॉटेड 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 वाला, ठीक है। ये प्रकाश किरण जब इसका व्यतिकरण होगा, तो ये दोनों तीव्रताएं एक साथ हैं, तो ये मिलकर आपका ये परिणामी रेड वाला बनाएंगे। एक मिनट से रेड से बना दीजिए, ये वाला ऐसे बनाएंगे परिणामी, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये दोनों आपस में मिल जा रही है, तो इनकी तीव्रता अधिकतम हो जा रही है, तो यहाँ पर ये संपोषी व्यतिकरण बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे? संपोषी व्यतिकरण कराएंगे, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण कराएंगे, ठीक है। बात समझ में आई ना? अब संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आपको मालूम है तीव्रता I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 I2 कास थीटा। ये होता है कि नहीं सूत्र? क्या होता है? तीव्रता I इज इक्वल टू, यही सूत्र होता है ना, 2 अंडर रूट कास फाई कर लीजिए इसे, ठीक है, क्योंकि कलांतर को फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब बताइए, ये तीव्रता अधिकतम है। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होती है? तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए, तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए। मतलब कास फाई का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, अधिकतम का मान 1 होना चाहिए। अब कास फाई का मान 1 कब होता है? जब कास n पाई होता है। n पाई का मतलब कास का मान 0 हो, या फिर काश के यहाँ पे 0 रख दीजिए, या फिर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह से हो, तब आपका मान उसका 0 होता है। हाँ 2m पाई लिख दीजिए, ठीक है। एक मिनट, सम संख्या लिख दीजिए, क्योंकि 2m पाई, क्योंकि देखिए 180 पर उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है। यानी फाई का मान अगर आपका 2m पाई होगा, 2m पाई का मतलब फाई इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, 0 हो जा सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। मतलब यम का मान 1 2 3 4 रख सकते हैं, जहाँ यम इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, रख सकते हैं। तो इस कंडीशन पे आपका क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक सूत्र क्या है? यहाँ पर कास फाई का मान अधिकतम होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। 1 के लिए 2m पाई रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यम के यहाँ पर आप 1 2 3 4 रखेंगे तो 0 2 4 आ जाएगा। ये कास के, ये संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक सूत्र है, संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है, ठीक है, शर्त है ना। अब आपको मालूम है कालांतर डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपान लैम्डा डेल्टा एक्स, 2 पाई अपान लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा डेल्टा एक्स। कालांतर डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा डेल्टा एक्स, ये होता है कालांतर वाला, ठीक है। कालांतर यही होता है ना। अब देखिए, ये आपका फाई क्या है? कालांतर है। डेल्टा एक्स क्या है? पथांतर है। फाई आपका कालांतर है, डेल्टा एक्स क्या है? पथांतर है, ठीक है। अब पथांतर यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? इसको इस साइड लेकर आओगे, लैम्डा अपान 2 पाई डेल्टा फाई, ये लिख सकते हो। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? लैम्डा अपान 2 पाई डेल्टा एक्स डेल्टा फाई, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई डेल्टा फाई लिख सकते हो। अब देखिए, ये डेल्टा फाई का वैल्यू क्या क्या आपने जाना? 2m पाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पथांतर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई 2m पाई, ठीक है, ये लिख सकते हैं लैम्डा अपान 2 पाई 2m पाई, या फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यम लैम्डा। ये आपका शर्त हो गया संपोषी व्यतिकरण के लिए। डेल्टा
फाई इज इक्वल टू यम लैम्डा, ठीक है। यम का मान क्या हो सकता है, यम इज इक्वल टू क्या हो सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यम इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये समपोषी व्यतीकरण के लिए शर्त हो गया। कुछ नहीं करना आपका, तीव्रता आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कास फाई है। अब कास फाई का मान अधिकतम कब होता है, जब वैल्यू 1 होता है। कास फाई का 1 के बराबर लग दिया। अब देखिए कास 2m पाई का वैल्यू 1 होता है, मतलब कास का अगर वैल्यू 0 अंश का देख लें या 2 पाई का देख लें या 4 पाई का देख लें, तब इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। पाई पर इसका वैल्यू -1 हो जाता है, इसलिए 2m पाई रखे हैं। अब 2m पाई फाई इज इक्वल टू क्या हो गया 2m पाई, 2m पाई का मतलब 0 2 पाई 4 पाई ये हो गया, ठीक है। आगे हम जानते हैं कालांतर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा डेल्टा एक्स, ये होता है। अब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई डेल्टा फाई, इसको हम उधर लेते गए हैं, ठीक है। अब देखिए डेल्टा फाई का वैल्यू यही रख दिए हैं, ये इसको रख दिए, डेल्टा फाई का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, ये लैम्डा लैम्डा पाई पाई कट गया, तो डेल्टा फाई जो कि यम लैम्डा, यम का मान 1 2 3 रखते हैं। यानी डेल्टा पथांतर क्या होता है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इस तरह से होता है। ये आपका समपोषी व्यतीकरण के लिए आवश्यक शर्त है, समपोषी व्यतीकरण के लिए आवश्यक शर्त है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मुझे विनाशी व्यतीकरण बताना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मुझे विनाशी व्यतीकरण बताना चाहिए, 1 मिनट, क्योंकि विनाशी व्यतीकरण मेरा मन नहीं कर रहा बताना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग कर लोगे। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए घर जाकर, क्लास होने के तुरंत बाद आपको यही काम है, आधे घंटे में आपको काम करना है, विनाशी व्यतीकरण पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं बताया सब यही कंडीशन होता है, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तीव्रता कम होती है, तीव्रता कम होती है, इसलिए फाई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो फाई इज इक्वल टू 0 किस वैल्यू पर होता है, कास के 2m -1 लैम्डा पे होता है, 2m -1 पाई पर होता है, फाई इज इक्वल टू 0। तो उसी वैल्यू पर निकालेंगे, आपका आ जाएगा, सब कुछ कर लोगे आप लोग, बुक में देखोगे तो कर लोगे, इसी कंसेप्ट पर होता है, ठीक है। अब चूंकि आप लोग पढ़े हो ना, मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप लोगों को पढ़ाना, नहीं कि सभी लेक्चर से ना, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जानते हो, हमसे ज़्यादा जानने का मतलब आप लोग पूरा फिजिक्स पढ़ के तैयार थे युद्ध के लिए, लेकिन क्या बताएं आगे से दुश्मन ही भाग गया, आपका जो बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ। तो चीज़ें आपको तैयार हैं, बस आपको रिवीजन करना है। तो मैं समपोषी व्यतीकरण आपको समझा दिया हूँ, विनाशी व्यतीकरण आपको अपने से पढ़ना है, साथ में होमवर्क के रूप में यंग का द्विशीलित प्रयोग, इसे भी कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट भी कर देना, मैं कल या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कभी भी करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।